आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्लासें सारी फ्री रहती हैं, तो प्लीज़ क्लास शुरू हो चुकी है। सारे लोगों को क्लास आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है या जो चैनल से नहीं जुड़े हैं उनके पास क्लास शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग ये क्लास देख सकें। तो चलिए बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 की। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या शिव नाडार। तो इसका राइट आंसर होगा मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर बी मुकेश अंबानी। फोर्ब्स ने साल 2020 के टॉप 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो हैं चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम शामिल है। उनकी संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है। फोर्ब्स की लिस्ट में 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर गौतम अडानी हैं और तीसरे स्थान पर शिव नाडार हैं। ये ही सबसे नंबर 1 पे मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पे गौतम अडानी और तीसरे नंबर पर शिव नाडार का नाम शामिल है। इनकी टोटल संपत्ति 20.4 अरब डॉलर है। ठीक है, नंबर 1 पे ये हुए, दूसरे पे ये, तीसरे ए। नेक्स्ट पर प्रश्न नंबर है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया है? ऑप्शन ए है रामविलास पासवान, सत्यानंद शर्मा, राजेंद्र सिंह या भगवान सिंह कुशवाहा। इसका राइट आंसर होगा रामविलास पासवान। ऑप्शन ए सही होता है। अच्छा, रामविलास पासवान, ये इनकी तस्वीर है, ये रामविलास पासवान है। ये केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता हैं, थे। इनका निधन हो गया है। वे 74 वर्ष की उम्र के थे और 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। रामविलास पासवान पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 5 जुलाई सन 1946 को जन्मे रामविलास पासवान लगातार 9 बार लोकसभा के सांसद बने। 1970 के चुनाव में बिहार के हाजीपुर से उन्हें रिकॉर्ड 5.5 लाख मतों के साथ सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीता था। उन्होंने 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया और इस साल बिहार के हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने 29 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था। ये हैं रामविलास पासवान। इनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये कौन थे? केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? ऑप्शन ए है 5.6%, 4.6%, 9.6% या 7.6%। इसका राइट आंसर होता है 9.6%। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में 9.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है। इतनी स्थिति इसकी भारत की पहली बार खराब हुई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों व लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं, काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके साथ ही महामारी के प्रसार को थामने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का भी प्रतिकूल सबसे बड़ा असर पड़ा है। इससे उद्योग धंधे ठप रहे हैं, लोगों का कामकाज बहुत ही ठप रहा है, इसलिए इसकी जीडीपी में गिरावट बहुत आ गई है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्नलिखित में से कौन बन गई हैं? अवनी चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, भावना कंठ या शिवांगी सिंह। इसमें है, इसका राइट आंसर है मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को एयर फोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह पहली महिला हैं जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया है।
बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। ऐसा मिंटी अग्रवाल, ये मिंटी अग्रवाल की तस्वीर है, ये है मिंटी अग्रवाल। चलते हैं पेज नंबर 5 पे। विश्व डाक दिवस, बर्ड पोस्ट डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पेज नंबर 1 है, ऑप्शन ए है 9 अक्टूबर, 10 जनवरी, 15 मार्च या 20 अप्रैल। इसका राइट आंसर होता है 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। डाक सेवाओं की उपयोगिता और इसकी संभावनाओं को देखते हुए हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की ओर से मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पादों के बारे में जानकारी देना है, उन्हें जागरूक करना है और डाकघरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। विश्व डाक दिवस का इतिहास 1840 से शुरू हुआ। ब्रिटेन में सर रॉलेड हिल एक नई व्यवस्था को शुरू किया था। उन्होंने पत्र तैयार किए थे, उन्होंने उन्हीं के नियम बनाए और स्थानीय डाक सेवा शुरू की। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? पंजाब, बिहार, झारखंड या असम? तो इसका राइट आंसर है असम सरकार ने। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री के सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि ऐप असम के किसानों के लिए देश भर में उनकी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि जो व्यवसाय है उसको बढ़ावा देने के लिए एक नया वाहन होगा। इसका लोगो ये है, किसान रथ, ये इसका लोगो है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक CMDR के छिब्बर का कार्यकाल कितने वर्ष महीने के लिए बढ़ा दिया है? 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 4 महीने या 10 महीने या 4 महीने? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक CMDR के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। विश्व दृष्टि दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? सितंबर के पहले सोमवार, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार, जनवरी के तीसरे मंगलवार या मार्च के चौथे शुक्रवार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह जागरूकता का एक ऐसा वैश्विक दिन है जो कि अंधेपन और दृष्टि दोष वाले जो आंखों से कमजोर होते हैं उनको वैश्विक ध्यान केंद्रित करने के लिए इस साल विश्व दृष्टि दिवस बर्ड सिथ डे 8 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व दृष्टि दिवस 2020 की थीम क्या है? होप इन साइट। क्या है? होप इन साइट, इंग्लिश में साइट, होप इन साइट रखी गई है। इसकी थीम है WHO के अनुसार दुनिया भर में 1 बिलियन लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार। हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय परिस्थिति तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए
एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अफगानिस्तान और कौन सा देश है दूसरा? ऑप्शन है तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इराक या ईरान। तो इसका राइट आंसर होता है तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। उसने अफगानिस्तान और तजाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता के नुकसान को रोकने हेतु समाधान खोजने के लिए एक संरक्षित ढांचा प्रदान करेगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने विकास संबंधी संयुक्त परियोजनाओं एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन सीमाओं पर एक मुद्दे पर एक दूसरे को सूचित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को लेकर अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच की वार्ता शुरुआत 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन यह भी इनका समझौता 2020 में हो गया है। प्रश्न नंबर 10 है, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है? 10%, 20%, 60% या 30%? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 60%। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस की अद्वितीय ताकत, भारतीय वायुसेना है, उसकी ताकत दिखाने के लिए हमारी भारत की सेना बहुत ही सभ्य हो चुकी है, तो उसको 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने इस्तीफा दिया है? कुवैत, ईरान, इराक या जापान? तो जो कुवैत के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ये कहाँ के थे? कुवैत के। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह भी प्रश्न हो चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या था? असम। ठीक है, अभी ऊपर करा चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट है। असम सरकार ने किसान मोबाइल ऐप रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसान बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? ICICI बैंक, यस बैंक, केंद्रीय बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? तो इसे है ICICI बैंक। ICICI बैंक के सबसे ज़्यादा ATM कार्ड हैं। और दूसरी बात जान लेते हैं, जो ICICI बैंक है इसी ने सबसे पहले ATM कार्ड की सुविधा लॉन्च की थी। इसके पहले किसी भी बैंक ने ATM कार्ड की सुविधा लॉन्च नहीं की थी। सबसे पहले ICICI बैंक ने ही ATM कार्ड लाए थे। और प्रेजेंट टाइम पे भी सबसे ज़्यादा ATM कार्ड मशीनें ICICI बैंक की ही लगी हैं। इंडिया पोस्ट बैंक पेमेंट बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? जे वेंकटरमु, राजस्वामी, मिंटी अग्रवाल, अवनी चतुर्वेदी? तो इसका राइट आंसर होता है जे वेंकटरमु, जे वेंकटरमु। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? जापान, ईरान, इराक या अमेरिका? तो जापान, भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। और यहाँ पे जो मुद्रा है जापान की, जापानी येन होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मांस की कीमत सीमित रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? वहाँ की सरकार ने बोल दिया है कि मांस की कीमत सीमित रहेगी। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो मांस की कीमत के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी है कि उसकी कीमत सीमित रखी जाए।
अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। अच्छा, महाराष्ट्र की कुछ और बातें भी जाने। वहाँ का नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, संजय गांधी पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क और संजय गांधी दोनों ही बहुत फेमस है। इसका मांस की कीमत महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी है। चलते हैं, किसने NCERT की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है? थावर चंद गहलोत, उर्जित पटेल, राधा स्वामी या राजेंद्र सिंह? तो इसका राइट आंसर होता है थावर सिंह गहलोत। उन्होंने थावर चंद गहलोत ने NCERT की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, M राजेश्वर राव, माइकल पात्रा या बिरल आचार्य? तो इसका राइट आंसर होता है M राजेश्वर राव। M राजेश्वर राव को केंद्र सरकार ने RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत या भूपेश बघेल? तो जो भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो जो है स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। इसका लोगो इस प्रकार है, कस्तूरी कॉटन। ये कस्तूरी कॉटन जो है ये लोगो भारतीय कपास का है। अच्छा, जब भारतीय कपास की बात चल रही है तो सबसे ज़्यादा कपास जो है हमारे भारत के गुजरात में होती है। और जब यहाँ पे स्मृति ईरानी है, ये महिला व बाल विकास और कपड़ा मंत्री हैं। 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया जाता है। कपास को अब कस्तूरी कपास, इन्होंने लोगों पर भी दिया है कस्तूरी कॉटन। कपास को अब कस्तूरी कपास के नाम से भी जाना जाएगा। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है सबसे बड़ा जहाँ पे कपास उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा भारत में दूसरे नंबर पे कपास का उत्पादन होता है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास की खपत होती है और उत्पादन दूसरे नंबर पे विश्व में होता है। दुनिया का लगभग 23% कपास भारत में उगाया जाता है और गुजरात जो है इसका मुख्य जगह है। काली मिट्टी गुजरात में होती है, तो इसीलिए गुजरात सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन के लिए आगे है और कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्लीज क्लास को शेयर कर दें जिससे कि सभी को क्लास का बेनिफिट प्राप्त हो सके। कस्तूरी कॉटन ये इसका लोगो हो गया। कस्तूरी कॉटन दिवस 7 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवयित्री लुइज ग्लूक जो 77 को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? ये कहाँ की हैं? किस देश की? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर होता है अमेरिका। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने हाल ही में अमेरिका की कवयित्री लुइस ग्लूक जो 77 वर्ष हैं इस वर्ष का साहित्य नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है, जबकि हाल ही में चिकित्सा, भौतिकी और रसायन के पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। वर्ष 1968 में कवयित्री लुइस ग्लूक की पहली किताब फर्स्ट बोर्न, बुक का नाम याद रखना है, लुइस जो ग्लूक की पहली किताब थी फर्स्ट बोर्न प्रकाशित हुई थी। इसके बाद वे अमेरिका की जानी मानी समकालीन साहित्यकार बन गईं। उनके कविताओं के 12 संग्रह लगभग प्रकाशित हो चुके हैं। प्रश्न नंबर अगला है, UGC के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और किस राज्य में सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी हैं? ऑप्शन ए केरल,
गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर होता है उत्तर प्रदेश। अभी कुछ 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में 24 यूनिवर्सिटियों का नाम आया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं। लगभग 8 यूनिवर्सिटी जो हैं उत्तर प्रदेश में फर्जी पाई गई हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, और 7 दिल्ली में है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2-2 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की किस आईटी कंपनी ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकार्न ICI को खरीदने के लिए $125 मिलियन में डील की है? TCS, इंफोसिस, विप्रो या HCL? तो इसका राइट आंसर होता है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट होगा इंफोसिस, ऑप्शन नंबर बी, इंफोसिस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने कितने साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है? ऑप्शन है 70 साल, 100 साल, 150 साल, 180 साल। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने 70 साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है। और ये क्यों लगाया है? सरकार ने कोरोना वायरस के चलते 70 साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है। हमेशा गुलजार रहने वाली बर्लिन शहर में अब शांति नजर आ रही है। शनिवार से यहाँ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी तरह की कारोबारी गतिविधि नहीं होगी और वह रेस्टोरेंट भी पूरी तरह बंद रहेंगे। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बर्लिन शहर में हमेशा रात्रि को मार्केट खुलती थी, वहाँ रात्रि में भी बाजारें खुलती थी, लेकिन अब वहाँ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कारोबार ठप रहेगा। तो ये 70 साल बाद वहाँ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? केंद्रीय बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या ICICI बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को केंद्रीय बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के लिए नियुक्ति मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के मुताबिक केंद्रीय बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये बैंक जो है केंद्रीय बैंक में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है एम राजेश्वर राव को। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती और किसने नई कृषि उद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नीति आयोग, इफको, योजना आयोग या कृषि मंत्रालय? इसका राइट आंसर होता है इफको। इफको का फुल फॉर्म है भारतीय किसान उर्वरक सरकारी लिमिटेड। और प्रसार भारती ने, इफको और जो प्रसार भारती है ने हाल ही में कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके मुताबिक डीडी किसान अब कृषि क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न अनुभव, अभिनय, अलग अलग किस्म की तकनीकें का प्रसार करेगा। यह कदम उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है तथा उनको फसलों को अच्छा तरीके से उत्पाद हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 28 से 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस या विश्व योजना दिवस? तो इसका राइट आंसर होता है विश्व डाक दिवस। ये भी प्रश्न ऊपर हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, इस पर टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय, एमआईटी विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, इग्नू विश्वविद्यालय?
राइट आंसर है MET, ऑप्शन नंबर बी, MET विश्वविद्यालय। आयुर्वेद अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और उसका विकास करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान MET इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। इस वर्ष 2018 में स्थापित MT विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के बढ़ते महत्व को बढ़ावा देने के लिए की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन का नाम था, उसमें लोगों को संबोधित किया। मोदी जी ने संबोधन में कहा कि भारत एक अच्छी अर्थव्यवस्था और भारत की स्थिति आज मजबूत है, पहले से कल और मजबूत हो जाएगी। हमारी सरकार संपत्ति और पेंशन कोष के लिए कर व्यवस्था उदार बना रही है। FDI व्यवस्था को भी काफी उदार बनाया गया है। इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन संबोधित किया, ये भी याद रखना है। कहाँ किया? कनाडा में। अगला प्रश्न है, नॉर्वे की नोबेल कमेटी की अध्यक्ष बेरिट राइट एडसर ने WFP को वर्ष 2020 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, भौतिकी नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा नोबेल पुरस्कार। तो नॉर्वे की नोबेल कमेटी के अध्यक्ष बेरिट राइस एडवर्सर ने WFP को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर अगला है, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष के बाद समिति की बैठक के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए किसने 1 लाख करोड़ रुपए के ऑन टैप TLTRO की घोषणा की है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, IBPS। तो इसका राइट आंसर होता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद देश में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ऑन टैप TLTRO, इसका फुल फॉर्म है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, की घोषणा की है। बैंक ने कुछ सेक्टर में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विड को बनाए रखने के लिए, लिक्विडिटी जो होती है इसको बनाए रखने के लिए घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में सड़क निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन बढ़ाकर लगभग कितने गुना कर दिया है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। इसका राइट आंसर होता है 2 गुना। हाल ही में सरकार द्वारा संशोधित आवंटन के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया है, जिसमें सरकार ने अरुणाचल प्रदेश पैकेज के लिए विशेष रूप से 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।